Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and doing well. Dear students, today we are going to discuss about हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हीमोग्लोबिनोपैथीज पे है। हीमोग्लोबिनोपैथीज में बेसिकली हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज में डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है, हमारा जो टॉपिक है वो सिकलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन है, जिसे हम सिकलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन जो फर्दर जो है वो सिकल सेल एनीमिया काज करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिकल सेल एनीमिया पे है। कंटेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा। डेफिनेशंस डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को हम डिफाइन करेंगे। देन पैथोजेनेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया के सिकल सेल एनीमिया की पैथोजेनेसिस क्या है, किस तरह से सिकल सेल एनीमिया जो है वो डेवलप होती है और फर्दर किस तरह से जो है ये एक ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती है, तो ये डिस्कस करेंगे। देन फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एंड द डिग्री ऑफ सिकलिंग। देन कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं द रेट एंड द डिग्री ऑफ सिकलिंग। रेड ब्लड सेल जो सिकल सेल में जो है उनकी कन्वर्जन होती है इन सिकल सेल एनीमिया, तो उन पे जो फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं रेट एंड द डिग्री ऑफ सिकलिंग को, तो वो हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। देन क्लिनिकल फीचर्स। देन एक ऐसा पेशेंट जो सिकल सेल एनीमिया से जो है वो अफेक्टेड है, तो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, उसकी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स में वो हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। देन लैब डायग्नोसिस है, एक सिकल सेल एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए लैब में कौन कौन से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल है टू डायग्नोज द सिकल सेल एनीमिया। तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथीज डेफिनेशन: clinical disease that result from a genetically determined abnormality of structure or synthesis of hemoglobin molecule is called hemoglobinopathy. hemoglobinopathy basically clinical diseases है जो कि develop होती हैं as a result of structural abnormality or synthesis of hemoglobin molecule। तो हीमोग्लोबिनोपैथी में बेसिकली स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन की उसकी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, और ये स्ट्रक्चर में जो एबनॉर्मेलिटी है ये जेनेटिकली जो है वो हो सकती है, या उसकी हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है वो ठीक नहीं हो रही। सिंथेसिस जो है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी जो है वो आ सकती है। तो ये भी जो है जेनेटिकली हो सकती है। तो ऐसी क्लिनिकल डिजीज़ जो जेनेटिकली जो हैं जो जेनेटिकली डिटरमाइंड हो एबनॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर या सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो है वो डेवलप हो, तो ऐसी डिजीज़ को हम हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं। द एबनॉर्मेलिटी इज एसोसिएटेड विद ग्लोबिन चेन। तो हीमोग्लोबिन की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक हीम पोर्शन होता है और साथ में उसके ग्लोबिन चेन्स होती हैं। तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी हमने। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन जो है वो होती हैं, और देन हर एक चेन के साथ एक हीम पोर्शन या हीम एटम जो है वो अटैच होता है। देन हीमोग्लोबिनोपैथीज जो है वो एबनॉर्मेलिटी है जो कि एसोसिएटेड है विद ग्लोबिन चेन। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज में जो एबनॉर्मेलिटी आती है वो ग्लोबिन चेन में आती है, और हीम पोर्शन जो है मॉलिक्यूल का वो नॉर्मल रहता है।
तो फर्दर हीमोग्लोबिनोपैथीज में जितने भी डिजीजेज हम डिस्कस करेंगे या सिकल सेल एनीमिया हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें बेसिकली जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन चेन है, हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन्स हैं, उनमें अब नॉर्मेलिटी होगी, लेकिन उनका जो हीम पोर्शन होगा, हीम मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉर्मल होगा। ग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी, ग्लोबिन के जो एबनॉर्मेलिटी है, ग्लोबिन चेन की एबनॉर्मेलिटी, वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव अकर एज अ रिजल्ट occurs as a result of genetic mutation involving globin protein chain। तो क्वालिटेटिव में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ग्लोबिन प्रोटीन की जो चेन है उसमें जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। अमाइनो एसिड डिलीशन और सब्सटीट्यूशन, तो अमाइनो एसिड की जो है वो डिलीशन हो सकती है या उसकी जो है वो सब्सटीट्यूशन जो है वो देखी जा सकती है। these mutations cause structural variations ऑफ ग्लोबिन चेन। तो इस इन वेरिएशन से जो क्वालिटेटिव टाइप की हैं, तो इन म्यूटेशन से, इन वेरिएशन से जो है वो स्ट्रक्चरल वेरिएशन आ सकती हैं ऑफ ग्लोबिन चेन। तो इनमें फर्दर जो है वो हीमोग्लोबिन एस है, हीमोग्लोबिन सी है, हीमोग्लोबिन एम एक्सेट्रा। देन क्वांटिटेटिव ग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी जो है वो अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट दैट काज रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। तो क्वांटिटेटिव में बेसिकली रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स होती है, जो कि एक जेनेटिकली डिफेक्ट्स की वजह से हो सकती है। ग्लोबिन चेन आर स्ट्रक्चरली नॉर्मल, ग्लोबिन चेन की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल होगी, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगी, उनकी जो सिंथेसिस है वो रिड्यूस होगी। कलेक्टिवली नोन एज थैलासीमिया, और कलेक्टिवली जो है इनको हम थैलासीमिया भी कह सकते हैं। तो जो थैलासीमिया है वो ग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी की क्वांटिटेटिव फॉर्म है। देन सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है, जो सिकलिंग हीमोग्लोबिन, वो क्वालिटेटिव टाइप की है। सॉरी, थैलासीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव ग्लोबिन एबनॉर्मेलिटी है, और सिकल सेल जो है वो एक क्वालिटेटिव ग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटी है। Sickle cell anemia. Sickle cell anemia is caused by a point mutation at the sixth position of beta globin chain. सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक पॉइंट म्यूटेशन है सिक्स पोजीशन पे ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, बीटा ग्लोबुलिन चेन, तो उसकी जो सिक्स पोजीशन है उस पे जो है वो पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से दिस लीड टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ वेलिन रेजिड्यू फॉर अ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू। तो जिससे जो है वो ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू जो है वो सब्सटीट्यूशन, ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू की जो है वो सब्सटीट्यूशन हो जाती है, या ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू जो है वो उसकी जगह पे वेलिन रेजिड्यू जो है उसकी सब्सटीट्यूशन हो जाती है, और वेलिन जो है उसकी जगह ले लेता है। द एबनॉर्मल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिजल्टिंग सिकल हीमोग्लोबिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल डिजीज। देन एबनॉर्मल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिजल्टिंग सिकल हीमोग्लोबिन, देन इससे जो होगा, जो ऐसा हीमोग्लोबिन जिसकी बीटा चेन जो है, बीटा ग्लोबिन चेन में सिक्स पोजीशन पे पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से सब्सटीट्यूशन हुई वेलिन की फॉर ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू, देन उसमें जो है वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, एबनॉर्मल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होंगी, जिससे जो है वो सिकल हीमोग्लोबिन जो है वो डिवेल्प होगा। देन सिकल हीमोग्लोबिन जो है वो फर्दर सिकल सेल डिजीज जो है वो काज करेगा। देन पैथोजेनेसिस, इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस करते हैं। पैथोजेनेसिस व्हेन डी ऑक्सीजनेटेड द एचबीएस स्टैंड फॉर सिकल सेल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो एग्रीगेशन एंड पोलीमराइजेशन। पैथोजेनेसिस में जब सिकल सेल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की ऐसे आरबीसी जिनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन एस है, जिसे हमने सिकल सेल हीमोग्लोबिन का नाम दिया, तो जब उसकी डीऑक्सीजनेटेड होगी, डीऑक्सीजनेटेड मीन जब उससे ऑक्सीजन रिमूव होगी, देन उसकी जो है वो एग्रीगेशन होगी और उसकी पोलीमराइजेशन होगी। Initially, the red blood cell cytoplasm converts into viscous fluid as
HbS एग्रीगेट्स। देन HbS की एग्रीगेशन की वजह से जब उसकी डीऑक्सीजनेटेड के बाद HbS मॉलिक्यूल की एग्रीगेशन होगी तो उससे जो है रेड ब्लड सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कन्वर्ट होगा इनटू विस्कस फ्लूइड। तो इनिशियली जो रेड ब्लड सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो डाइल्यूटेड होता है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन एस की आफ्टर डीऑक्सीजनेशन उसकी एग्रीगेशन होगी तो उससे रेड ब्लड सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कन्वर्ट होगा इनटू विस्कस फ्लूइड एज द HbS aggregates. Then with continued deoxygenation, then जो deoxygenation है अगर ये continue रहे, aggregated HbS molecule assemble into long needle like fiber. Then continued deoxygenation के नतीजे में aggregated HbS एग्रीगेशन जो हो रही थी हीमोग्लोबिन एस की सिकल सेल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, वो असेंबल होंगे इनटू लॉन्ग नीडल लाइक फाइबर्स। तो उससे जो है वो लॉन्ग नीडल लाइक फाइबर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे विद इन द रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही, प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्टेड सिकल। तो जिससे जो है वो एक शेप जो है वो सिकल और होली लीफ शेप जो है वो आरबीसीज की वो डेवलप होगी। बेसिकली आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो जब हीमोग्लोबिन में जो है चेंजिंग्स आएंगी, हीमोग्लोबिन में नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जब बीटा चेन पे म्यूटेशन आएगी तो म्यूटेशन के नतीजे में हीमोग्लोबिन ए जो है वो कन्वर्ट होगा हीमोग्लोबिन एस में, और ऐसे हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहेंगे। देन सिकल सेल हीमोग्लोबिन की जब डीऑक्सीजनेशन होगी तो उससे जो है वो एग्रीगेशन होगी और उसकी पोलीमराइजेशन होगी, और इसी एग्रीगेशन होने की वजह से, एग्रीगेशन मीन हीमोग्लोबिन एस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे होंगे, तो इस को हम एग्रीगेशन कहते हैं। तो जब उसकी एग्रीगेशन होगी तो उससे जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा विस्कस फ्लूइड में, और विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट होने के बाद अगर ये कंडीशन डीऑक्सीजनेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है तो उससे जो है वो एग्रीगेटेड HbS जो मॉलिक्यूल है वो असेंबल होते रहेंगे, और असेंबल होते हुए वो एक नीडल लॉन्ग नीडल लाइक फाइबर बना देंगे विद इन द रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो एक नीडल लाइक फाइबर बना देंगे, जो कि सिकल जो कि रेड ब्लड सेल प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्टेड सिकल शेप, जो फर्दर जो है आरबीसीज की जो शेप है वो सिकल लाइक जो है वो कर देंगे। तो इसकी पैथोजेनेसिस है रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। देन रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स की ये मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है। फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, एक ऐसे पेशेंट जिसे जो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड था तो उससे ब्लड सैंपल लिया गया, और देन उसकी जो थी मॉर्फोलॉजी वो हमने वो दिखाई गई। डीऑक्सीजनेशन ऑफ सिकल शेप्ड एरिथ्रोसाइट्स लीड टू इंट्रासेलुलर हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन। तो डीऑक्सीजनेशन ऑफ सिकल सेल एरिथ्रोसाइट्स, सिकल शेप एरिथ्रोसाइट्स की जब डीऑक्सीजनेशन हुई तो उससे जो है इंट्रासेलुलर हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन हुई, लॉस ऑफ डी फॉर्मेबिलिटी एंड चेंज इन द सेल मॉर्फोलॉजी, जिससे जो आरबीसी थे उनकी जो शेप थी, जो उनकी नॉर्मल शेप थी वो डिफॉर्म्ड हुई, देन उसमें जो है उसकी जो सेल मॉर्फोलॉजी थी वो चेंज हुई, उसमें चेंजिंग्स आई। देन इसमें दो कंडीशंस दिखाई गई हैं। ऑक्सीस्टेट मीन ऑक्सीजनेशन, जब आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो ऐसी स्टेट को हम ऑक्सीस्टेट कहेंगे, और इस कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो उसको हम कह सकते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीस्टेट में रेड ब्लड सेल की जो मॉर्फोलॉजी है सिकल सेल एनीमिया में वो नॉर्मल है। देन जब उनकी डीऑक्सीस्टेट, जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगी, देन उसको हम डीऑक्सीस्टेट कहेंगे, और जब डीऑक्सीस्टेट आएगी देन जो नॉर्मल ऑक्सीस्टेट में जो आरबीसीज जो जिनकी जो शेप नॉर्मल थी वो डीऑक्सीस्टेट में सिकल सेल में कन्वर्ट होंगे, और उनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो सिकल शेप स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होंगी। सिकलिंग इनिशियली इज़ अ रिवर्सिबल फिनोमिना, सिकलिंग जो है इनिशियली एक रिवर्सिबल फिनोमिना है। विद ऑक्सीजनेशन द HbS डीपोलीमराइजेस एंड सेल शेप नॉर्मलाइज।
विद ऑक्सीजनेशन द HbS depolymerizes। जब सिकल सेल आरबीसी, ऐसे आरबीसी जो सिकल सेल जो सिकल शेप में थे, उनकी फर्दर अगर हम ऑक्सीजनेशन करते हैं तो ऑक्सीजनेशन से हीमोग्लोबिन एस, सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो था वो डीपोलीमराइज हो जाएगा एंड सेल शेप नॉर्मलाइज, देन उसकी जो सेल की शेप होगी वो नॉर्मल हो सकती है। तो एक ऐसी कंडीशन बताई गई है। बेसिकली ऑक्सीजनेशन में जो रेड ब्लड सेल्स थे वो नॉर्मल शेप में थे, देन जब उनकी डीऑक्सीजनेशन हुई तो डीऑक्सीजनेशन में उनकी पोलीमराइजेशन हुई। तो पोलीमराइजेशन के बाद ही जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल थे वो सिकल शेप जो है वो रेड ब्लड सेल्स बन गए। तो इस कंडीशन को जो है ये कंडीशन ये फिनोमिना जो है वो रिवर्सिबल है। जब हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन देंगे, देन उसकी ऑक्सीजनेशन होगी, तो ऑक्सीजनेशन के नतीजे में पहले जो पोलीमराइजेशन हो रही थी वो पोलीमराइजेशन होगी हीमोग्लोबिन एस की। तो डीपोलीमराइजेशन होने की वजह से जो शेप होगी वो देन नॉर्मलाइज जो है वो शेप हो जाएगी, उसकी जो रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होगी वो नॉर्मल हो जाएगी विद रिपीटेड एपिसोड्स। बट विद रिपीटेड एपिसोड्स, अगर ये एपिसोड्स जो हैं वो रिपीटेड बार बार आती हैं, लाइक डीऑक्सीजनेशन होती है, देन पोलीमराइजेशन होती है, और ये कंडीशन जो है ये बार बार रिपीट होती है, द मेम्ब्रेन बिकम्स डैमेज। तो इससे जो है वो रेड ब्लड सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी एंड सेल बिकम इरिवर्सिबली सिकल्ड। तो इससे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इरिवर्सिबली सिकल्ड शेप जो है वो बन जाएंगे। मीन टू से जब डीऑक्सीस्टेट जो है वो बार बार रिपीट होगी तो उससे जो है मेम्ब्रेन्स में चेंजिंग्स आएंगी और मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होगी। देन इस कंडीशन में जो चेंज है वो इरिवर्सिबल होगा, और देन जब हम उसको ऑक्सीजनेशन करेंगे सिकल सेल एनीमिया की, तो वो डीपोलीमराइज नहीं होगा और जो सेल की सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स होंगे वो नॉर्मल शेप में नहीं आएंगे। अगर ये कंडीशन जो है वो रिपीटेड एपिसोड्स में ये कंडीशन जो है वो कंटिन्यू रहती है, तो जो चेंज है वो इरिवर्सिबल होगा और सिकल सेल रेड ब्लड सेल जो हैं वो दोबारा नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स में चेंज नहीं हो सकेंगे। देन फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एंड द डिग्री ऑफ सिकलिंग। देन कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं द रेट एंड द डिग्री ऑफ सिकलिंग को। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एस एंड इट्स इंट्रैक्शन विद द अदर हीमोग्लोबिन चेन इन द सेल। देन इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो हीमोग्लोबिन एस की अमाउंट है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की अमाउंट है एंड इट्स इंट्रैक्शन, और उसकी इंट्रैक्शन विद अदर हीमोग्लोबिन, और दूसरी हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन चेन के साथ उसकी जो इंट्रैक्शंस हैं, तो ये इस पे जो है वो डिपेंड करता है, और ये फैक्टर अमाउंट ऑफ HbS जो है वो अफेक्ट करती है द रेट एंड द डिग्री ऑफ सिकलिंग को। देन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये कंडीशंस हैं। होमोजाइगस जिसमें एक क्रोमोसोम की जो अलील्स हैं वो सेम होती हैं, हेट्रोजाइगस जिसमें एक क्रोमोसोम की जो अलील्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। फीटल एच हीमोग्लोबिन इनहिबिट द पोलीमराइजेशन। देन फीटल हीमोग्लोबिन एफ जो है वो इनहिबिट करता है पोलीमराइजेशन को। हीमोग्लोबिन एफ की जो है वो हीमोग्लोबिन एफ की वजह से पोलीमराइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है ऑफ HbS। सिकल सेल हीमोग्लोबिन की जो पोलीमराइजेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन एफ। हिंस न्यूबॉर्न डू नॉट मैनिफेस्ट अंटिल 5 to 6 month ऑफ एज। देन उनमें जो है न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनमें ये कंडीशन जो है वो डिवेल्प नहीं होगी अनटिल उनकी जो एज है वो 5 to 6 month जो है हो। तो इसमें हीमोग्लोबिन एफ जो है वो रेजिस्ट करता है पोलीमराइजेशन को, और हीमोग्लोबिन एफ जो है वो इनहिबिट करता है पोलीमराइजेशन को। इसलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं तो उनमें हीमोग्लोबिन एफ की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई होती है। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में हीमोग्लोबिन एफ की जो कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी
और हीमोग्लोबिन एफ जो है वो इनहिबिट करेगा पॉलीमराइजेशन को। तो इस वजह से जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये कंडीशन या सिकल सेल एनीमिया जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। देन जब न्यूबॉर्न बेबीज़ की एज जो है वो ज़्यादा होगी या जब वो बड़े होंगे, तो जब उनकी एज 5 to 6 मंथ ऑफ एज पे वो पहुंच जाएंगे, देन उनमें जो फीटल हीमोग्लोबिन एफ है वो उसकी जो है वो कन्वर्जन होगी हीमोग्लोबिन ए में। देन जब हीमोग्लोबिन ए में उनकी कन्वर्जन होगी, देन उसकी फर्दर जो है वो पॉलीमराइजेशन होगी, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद उनमें जो होगा हीमोग्लोबिन वो कन्वर्ट होगा, हीमोग्लोबिन ए जो है वो कन्वर्ट होगा हीमोग्लोबिन एस में ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन की वजह से जो है हीमोग्लोबिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो था अभी हीमोग्लोबिन एस में कन्वर्ट होगा। देन हीमोग्लोबिन एस की जो है वो फर्दर पॉलीमराइजेशन होगी, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद जो बच्चा था आफ्टर 5 to 6 मंथ जो है वो उनमें सिकल सेल एनीमिया जो है वो डेवलप हो सकती है। The rate of polymerization is strongly dependent on the hemoglobin concentration per cell, mean corpuscular hemoglobin concentration। तो रेट ऑफ पोलीमराइजेशन जो है वो स्ट्रांगली डिपेंड करती है कि एक पर सेल में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है। तो MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, तो इस पे MCHC पे जो है वो डिपेंड करता है। अगर MCHC जो है वो ज़्यादा है तो उससे जो है वो पोलीमराइजेशन ज़्यादा होगी, और हीमोग्लोबिन की जो कन्वर्जन है इनटू सिकल सेल हीमोग्लोबिन तो वो ज़्यादा होगी, और उससे पोलीमराइजेशन ज़्यादा होगी, और उससे सिकल सेल एनीमिया जो है वो मोर सीवियर फॉर्म में जो है वो डेवलप होगी। डिक्रीज इन पीएच, इसी तरह से थर्ड कंडीशन जो है उसमें अगर पीएच डिक्रीज होती है तो पीएच डिक्रीज होने की वजह से जो है पीएच डिक्रीज होने की वजह से भी जो है वो पॉलीमराइजेशन पे जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, फैक्टर अफेक्ट करेगा रेट एंड द डिग्री ऑफ सिकलिंग को। देन लेंथ ऑफ द टाइम रेड ब्लड सेल्स आर एक्सपोज टू द लो ऑक्सीजन टेंशन। देन लो ऑक्सीजन टेंशन जो कंडीशन है जिसे हमने डी ऑक्सी कहा था, तो डी ऑक्सी में पॉलीमराइजेशन का जो रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जितनी डी ऑक्सीजनेशन होगी उतना रेट जो है वो पॉलीमराइजेशन का वो इंक्रीज होगा, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए होगी उतना डीप पॉलीमराइजेशन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा, और उतने सिकल सेल एनीमिया के जो सेल्स हैं वो डेवलप होंगे। सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कन्फाइंड टू माइक्रोवेस्कुलर बेड वेयर द ब्लड फ्लो इज स्लगिश। तो सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो कन्फाइंड रहती है माइक्रोवेस्कुलर बेड तक, और वहाँ पे जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो स्लगिश होता है। स्प्लीन एंड बोन मैरो, लाइक स्प्लीन एंड बोन मैरो। देन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये एक सिस्टमेटिक जो है वो डायग्राम में दिखाया गया कि किस तरह से सिकल सेल एनीमिया जो है वो डेवलप होती है। इसमें हीमोग्लोबिन ए जो था उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। देन हीमोग्लोबिन ए में जो है वो चेंजिंग्स आती हैं, पॉइंट म्यूटेशन आती है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड जो है उसकी सब्सटीट्यूशन हो जाती है विद वेलिन। तो वेलिन जो है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं ग्लूटामिक एसिड को। देन वेलिन जब रिप्लेस करेगा तो उससे जो है वो हीमोग्लोबिन एस डेवलप होंगी, और हीमोग्लोबिन एस की जो है वो शेप जो है वो चेंज होगी। देन उसमें हीमोग्लोबिन एस की जो ऑक्सीजनेटेड स्टेट है वो उसमें हीमोग्लोबिन उसमें रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो नॉर्मल है। देन हीमोग्लोबिन एस जब उसकी डीऑक्सीजनेशन होगी तो उसमें जो है वो हीमोग्लोबिन एस जो है वो डेवलप होंगे, और हीमोग्लोबिन एस जो है वो उनकी जो है वो रिवर्सिबल सिकल सेल भी बन सकते हैं, और इरिवर्सिबल सिकल सेल जो है वो भी डेवलप हो सकते हैं। तो रिवर्सिबल सिकल सेल जो है वो मेम्ब्रेन चेंजिंग उसमें आ सकती है, इंक्रीज द एडहेसिवनेस, जिससे जो है वो एडहेसिवनेस जो है वो इंक्रीज होगी, एंड इंक्रीज रेड ब्लड सेल ट्रांजिट टाइम इन इन्फ्लेम्ड एरिया। और इससे जो है सिकल सेल जो है ऐसे एरिया में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे इनका ट्रांजिट टाइम जो है वो इंक्रीज हो सकता है। देन HbS पॉलीमर्स, HbS इरिवर्सिबली सिकल्ड अगर है तो उससे जो है वो स्प्लीन में हिमोलिसिस कंजेशन इन्फेक्शन जो है वो हो सकती हैं, और वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। रेड ब्लड सेल गोइंग थ्रू वेसल, तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो है नॉर्मल वेसल से जो है वो उनका दिखाया गया कि किस तरह से पास होती हैं, और फ्रीली जो है वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो हैं नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स फ्रीली जो हैं वो ब्लड वेसल से मूव कर सकते हैं। देन एबनॉर्मल सिकल्ड में ये दिखाया गया कि किस तरह से जो है वहाँ पे एबनॉर्मल सिकल जो है वो ब्लॉक करेंगी ब्लड वेसल्स को।
देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्रॉनिक हिमोलिसिस, एनीमिया, देन एस्कीमिक टिश्यू डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम ओक्लूजन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। स्मॉल ब्लड वेसल्स की वजह से ओक्लूजन होगी, जिसकी वजह से जो है वो इस्कीमिक कंडीशन डेवलप होगी और इस्कीमिक टिश्यू डैमेज जो है वो डेवलप होगा। देन क्रॉनिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया, क्रॉनिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया भी जो है वो सिकल सेल एनीमिया की वजह से हो सकता है। देन इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होगी वो इम्पेयर्ड होगी एंड डेवलपमेंट जो है वो भी इम्पेयर्ड होगी। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन जो है पेशेंट जो है वो ससेप्टिबल होगा टू डेवलप इन्फेक्शन विद कैप्सूल इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अटैक करेंगे ज़्यादा जो इनकैप्सुलेटेड होंगे, लाइक नीमोकोकाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देन क्राइसिस इन सिकल सेल एनीमिया, वेजो ओक्लूसिव crisis or pain crisis represents the episodes of the hypoxic injury। तो इसमें जो होगा वो hypoxic injury होगी and infarction associated with the severe pain in the affected region, और affected region में जहाँ पे occlusion होगी तो वहाँ पे जो है hypoxic injury और infarction होगा और वहाँ पे severe pain होगा। Most common involved sites are bone marrow, are bone, lungs, लिवर, ब्रेन, स्प्लीन एंड पीनस। तो मोस्टली जो कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे वेजो ओक्लूजन जो है वो ओक्लूसिव हो सकती है, तो वहाँ पे जो है वो बोन, लंग्स, लिवर, ब्रेन, स्प्लीन एंड पीनस है। देन ये कुछ कंडीशन है, फटीग होगी, सिम्टम्स हैं, फटीग होगी, ब्रेथलेसनेस, जॉन्डिस, बैक पेन, आर्म एंड लेग पेन्स, हैंड स्वेलिंग, joint pain and foot swelling। लैब डायग्नोसिस मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया, लैब डायग्नोसिस में जब हम उनका सीबीसी करवाएंगे तो सीबीसी में जो है वो मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया जो है वो हो सकती है। देन ब्लड फिल्म शो सिकल सेल एंड टारगेट सेल, ब्लड फिल्म जब हम ब्लड फिल्म का ब्लड फिल्म जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें सिकल सेल जो है वो आरबीसी जो होंगे वो सिकल सेल होंगे और टारगेट सेल जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। एंड शो फीचर ऑफ स्प्लीनिक एट्रोफी, और इसमें जो है वो स्प्लीनिक एट्रोफी की जो फीचर्स हैं वो शो होंगी, लाइक होवेल जॉली बॉडीज। तो होवेल जॉली बॉडीज जो हैं वो स्प्लीनिक एट्रोफी होने की वजह से जो है वो डेवलप होती हैं। तो इससे जो है वो स्प्लीनिक एट्रोफी के फीचर्स जो हैं वो भी हम अंडर माइक्रोस्कोप या अपनी जो ब्लड फिल्म होगी उसमें हम देख सकते हैं। देन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एंड सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स, तो ये अंडर माइक्रोस्कोप सिकल सेल एनीमिया, सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स हैं और नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं। देन कुछ जो है वो WBC जो हैं वो दिखाई गई हैं। देन सिकलिंग टेस्ट, द ब्लड इज डिमॉन्स्ट्रेटेड विद रिड्यूसिंग सब्सटेंस सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। तो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो है एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है जो कि ब्लड को जो है वो डीऑक्सीजनेट करता है। प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड, तो उसको ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, उसमें ब्लड जो होगा वो ऐड करेंगे एंड सील्ड विद कवर स्लिप, और उसको कवर स्लिप से जो है वो सील कर देंगे टू प्रिवेंट द रीऑक्सीजनेशन, ताकि जो है वो ब्लड की रीऑक्सीजनेशन ना हो। देन आफ्टर 30 मिनट ऑफ द ब्लड इज एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, आफ्टर 30 मिनट जो है वो ब्लड को हम एग्जामिन करेंगे, ब्लड जो है वो ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द प्रेजेंस ऑफ सिकल शेप्ड सेल, तो उसमें जो है वो सिकल शेप्ड सेल जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये अंडर माइक्रोस्कोप सिकल सेल। देन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एब्सेंट और डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है लैब डायग्नोसिस के लिए वो हम करा सकते हैं, तो उसमें जो होगा हीमोग्लोबिन ए जो होगा वो एब्सेंट होगा या डिक्रीज होगा। इसी तरह से हीमोग्लोबिन एस जो है वो इंक्रीज होगा एंड इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन एफ। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फर्दर कोई क्यूरी है तो काइंडली ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं।